Kailash Colony. Station. Doors will open on the left. Please mind the gap. कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Please stand clear of the doors. अगला स्टेशन नेहरू प्लेस है। यात्रियों से अनुरोध है कि वो मेट्रो ट्रेन के दरवाजे बंद होते समय अवरोध उत्पन्न न करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। Next station is Nehru Place. Passengers are requested not to obstruct the closing of doors. Doing this is a punishable offence. यदि कोई यात्री निर्धारित स्टेशन जिसके लिए उनका टोकन मान्य है से आगे यात्रा करते हैं तो दंड के भागी होंगे। Passengers travelling beyond the destination for which their token is valid shall be liable for fine. नेहरू प्लेस स्टेशन। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। कृपया सावधानी से उतरें। Nehru Place Station. Doors will open on the I'm left. very lucky. Please mind the gap. मैं बॉम्बे से आई हूँ। I'm very lucky. पूरा परिवार है। मेरे हस्बैंड उधर रहेंगे सर। खाना खाती हो? कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Please stand clear of the doors. रहने वाले यहीं के हैं। नहीं यहाँ पर गाँव में मेरी बेटी है। बेटी की अभी नहीं हुई है। आइए कहाँ पे हो? कहाँ से आते हैं? अंदर बैठे। अगला स्टेशन कालका जी मंदिर है। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। यात्रियों से निवेदन है। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Please stand clear of the doors. सर फ्रंट कैमरा नहीं है ना, ब्लैकबेरी में फ्रंट कैमरा दिया है। क्या पढ़ती हो? सर अभी तो आई एस कहाँ पर? कहाँ से हो? पढ़ाई के लिए आई है। अगला स्टेशन गोविंदपुरी है। गाड़ी में और स्टेशन पर जेब कतरों से सावधान रहें। Next station is Govindpuri. Beware of pickpockets in the train and station area. गोविंदपुरी स्टेशन। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। कृपया सावधानी से उतरें। Govindpuri Station. Doors will open on the left. Please mind the gap.
कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Please stand clear of the doors. अगला स्टेशन हरकेश नगर ओखला है। यात्रियों से अनुरोध है कि मेट्रो सुरक्षा कर्मचारियों को सुरक्षा जांच में सहयोग करें। Next station is Harkesh Nagar, Okhla. Passengers are requested to cooperate with metro security staff during security checks. अगला स्टेशन सरिता विहार है। कृपया विकलांगों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को सीट दें। Next station is Sarita Vihar. Please vacate the seats for differently abled senior citizens and ladies. यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में लैपटॉप, मोबाइल फोन चार्जिंग के लिए सॉकेट उपलब्ध है। यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। Sockets for charging of laptops and mobile phones are provided in the train. Passengers. सरिता विहार स्टेशन, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। कृपया सावधानी से उतरें। Sarita Vihar Station. Doors will open on the left. Please mind the gap. कृपया दरवाजे से हटकर खड़े हों। Please stand clear of the doors. अगला स्टेशन मोहन एस्टेट है। लावारिस सामान को न छूएं। इसकी सूचना पुलिस, सुरक्षा कर्मचारी या मेट्रो कर्मचारियों को दें। Next station is Mohan Estate. Do not touch any unattended article. Inform the police, security staff or metro staff of such articles. दिल्ली मेट्रो में धूम्रपान और खानपान करना वर्जित है। Smoking, eating and drinking is not permitted anywhere on the Delhi Metro. मोहन एस्टेट स्टेशन, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। कृपया सावधानी से उतरें। Mohan Estate Station. Doors will open on the left. Please mind the gap. कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Please stand clear of the doors.
अगला स्टेशन तुगलकाबाद है। कृपया गाड़ी में और स्टेशन पर ना थूकें। गाड़ी और स्टेशन को स्वच्छ रखने के लिए हमें सहयोग करें। Next station is Tughlakabad. Please do not spit inside the train and station area. Help us to keep trains and stations clean. कृपया अपनी यात्रा के पश्चात टोकन वापस जमा करा दें। टोकन को गैर आधिकारिक रूप से रखने पर 200 रुपए का जुर्माना या भारतीय दंड संहिता अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। Passengers are requested to deposit the tokens after their journey. Unauthorized possession of tokens is an offence with a fine of 200 rupees or prosecution under the Indian Penal Code. अच्छा लगा सर, आप जितना विदेश जाके आप इतना काम कर रोजगार लगाएगा अच्छा लगा। तुगलकाबाद स्टेशन दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। कृपया सावधानी से उतरें। Tughlakabad Station. Doors will open on the left. Please mind the gap. I'm really proud of this. कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Please stand clear of the doors. अगला स्टेशन बदरपुर है। लावारिस या संदिग्ध सामान जैसे ब्रीफकेस, बैग, खिलौना, थर्मस और ट्रांजिस्टर बम हो सकते हैं। Next station is Badarpur. Any unattended or suspicious article like a briefcase, bag, toy, thermos and transistor could be a bomb. स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय दरवाजों के मध्य में रहें। While deboarding the train, please ensure that you are standing in the center of the exit door. बदरपुर स्टेशन। यह गाड़ी आगे नहीं जाएगी। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया सावधानी से उतरें। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने के लिए धन्यवाद। कृपया अपना सामान ले जाना न भूलें। Badarpur Station. This train terminates here. Doors will open on the left. Please mind the gap. Thank you for traveling with Delhi Metro. Please remember to take all your belongings. दरवाजा बंद हो जाएगा। स्टेशन आपको उतरना है। आपको उतरना है। उतरने वाले उतर सर
मेट्रो सीधा जनपद से यहाँ बाटा चौक पर पहुँची है और किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका इंतज़ार करने के लिए काफ़ी संख्या में मंत्री पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा अगर नज़दीक में बात की जाए तो नज़दीक के अंदर ही काफ़ी एक जनसभा का आयोजन किया गया है, काफ़ी बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर पहुँच चुके हैं बाटा चौक मेट्रो स्टेशन पर और उनकी अगुवाई करने के लिए खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं और उनके साथ में वेंकैया नायडू जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे थे और ये तस्वीरें आप सीधे हमारे डीडी न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों तक देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी अगुवाई करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब से यहाँ से निकलने के बाद सीधा बाटा चौक से निकलने के बाद प्रधानमंत्री सीधा यहाँ नज़दीक में 12 सेक्टर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एक जनसभा रखी गई है, वहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे, जहाँ पर लोग सुबह से बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, क्योंकि प्रधानमंत्री की खासियत है कि वो आम जनमानस से जुड़ते हैं, आम जनमानस से जुड़ते हैं और आम जनमानस की वो बातें करते हैं, क्योंकि जो सीधी सीधी लोगों से जुड़ने वाली बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो सीधा लोगों से बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनकी बातें सुनना चाहते हैं क्योंकि उनके हर भाषण में कुछ ना कुछ नया होता है। तो आज भी उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ ना कुछ नया होगा। लोग उनकी बातें सुनने के लिए काफ़ी संख्या में फरीदाबाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और काफ़ी लोग उत्साहित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, हमारी पूरी टीम चाहे अरुण शर्मा हो या फिर हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल हो, आप तक पल पल की खबरें यहाँ तक दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से बाटा चौक मेट्रो स्टेशन से होते हुए सीधा रैली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ नज़दीक में 12 सेक्टर के अंदर एक रैली रखी गई है। यह हम सब के लिए आज एक ऐतिहासिक क्षण है, फरीदाबाद वासियों के लिए ऑप्शन माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हम सबको मिलता है, तो ये अवसर हम सब के लिए बहुत सुखद है। एक अच्छी अनुभूति हम सबको है, उमंग और ऊर्जा से भरा हुआ यह पूरा माहौल है और इसमें हम ये निवेदन आपसे जरूर करेंगे कि आप व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने स्थान पर ही इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री महोदय का जब वे मंच पर आएंगे तो अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि आज इस ऐतिहासिक क्षण पर प्रधानमंत्री महोदय तमाम व्यस्तताओं के बीच उन्होंने इस बात के महत्व को समझा है कि आप फरीदाबाद के लोग, हरियाणा के लोग, उनकी आवश्यकताएं क्या है और उसी आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने आज यहाँ आकर अपने कर कमरों से इसका शुभारंभ करने के लिए वो हम सबके बीच में यहाँ मंच पर पधार रहे हैं। तो आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर अभिनंदन करें परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके यहाँ मंच पर शुभागमन पर। हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री महोदय हम सबके बीच में यहाँ पर आ रहे हैं। आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करतल ध्वनि के साथ।
साथ ही देवियों सज्जनों, हम इस अवसर पर यहाँ पधारे माननीय राज्यपाल हरियाणा प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी का, माननीय केंद्रीय शहरी विकास, आवास, शहरी गरीबी उपशमन तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू जी का, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, केंद्रीय योजना स्वतंत्र प्रभार और रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी का, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल जी का, मंचासीन सभी विभूतियों का और वरिष्ठ अधिकारियों का हम यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करते हैं इस अवसर पर। जबकि बदरपुर फरीदाबाद मेट्रो लाइन का उद्घाटन कार्यक्रम और गति प्रगति रैली में यहाँ प्रधानमंत्री महोदय हम सबके बीच में पधारे हैं। हरियाणा प्रदेश और विशेष तौर पर फरीदाबाद वासियों को उनके करकमलों से आज जो अनुपम उपहार मिल रहा है उससे हम सभी अनुभूत हैं। एक और हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो आज अभिभूत है वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उस घोषणा से जो 1 रैंक 1 पेंशन स्वीकार की गई है। प्रधानमंत्री महोदय की पहल पर उनके लाल किले से किए गए वादे के अनुरूप आज सभी सैन्य समुदाय के लोग इस बात से अभिभूत हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करना चाहते हैं इस अवसर पर निश्चित रूप से। और सब हमारे परिवारों के सदस्य जिन्होंने बलिदान दिया है, देश की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। हम जानते हैं कि हम 1965 के युद्ध के 50वें वर्षगांठ मना रहे हैं, स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से ये जो घोषणा है उन सब के लिए बहुत हर्ष की बात है। और इस अवसर पर हमारे तीनों सेना के तीनों अंगों के सैन्य अधिकारी और कर्मी सभी यहाँ पर हमारे, जिसमें सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर हवलदार तक मौजूद हैं। ये सभी ब्रिगेडियर मिश्रा, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मेजर जनरल पीएन अवस्थी, ब्रिगेडियर वीके आनंद, कर्नल विनोद कुमार गौड़, कर्नल ऋषभ रिशपाल सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल एचएस सिरोही, कर्नल केपीएस राणा, कर्नल इशरत नबी, कर्नल बीएस गर्ग, कर्नल राजेंद्र, कर्नल भारद्वाज, कर्नल आर.के. चड्ढा, सार्जेंट तेजपाल जाखड़, हवलदार गुलिया, आप सबकी जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। भारत सरकार की जो घोषणा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1 रैंक 1 पेंशन की, हमारे उन सभी जवानों और सैन्य कर्मियों के लिए एक बहुत सुंदर तोहफा। पिछले 40 वर्षों से भी लंबे समय से जो मांग थी, उनकी एक ही पुकार थी कि 1 रैंक 1 पेंशन के उनके अधिकार को उन्हें दिया जाए। प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू से ये वादा किया था, लाल किले से ये घोषणा की थी और उसे भारत सरकार ने उनके नेतृत्व में स्वीकार किया है और इसकी घोषणा की जा चुकी है। आज उसके बाद इस अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन ये सभी कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, पूरे सैन्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए ये प्रधानमंत्री महोदय का विशेष आभार। और इनमें शामिल है, जैसे कि मैंने बताया, सार्जेंट तेजपाल जाखड़, हवलदार गुलिया, कर्नल वीपी यादव, कर्नल सुरेंद्र सिंह जी, कर्नल सुहाग, कर्नल रघुवीर, ये सभी पूरे सैन्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय का आभार, उनका अभिनंदन इस अवसर पर कर रहे हैं। इन सबके लिए हम सबकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और देवियों सज्जनों, मैं अब निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय शहरी विकास, आवास, शहरी गरीबी उपशमन और संसदीय कार्य मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी। आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हरियाणा का श्री मनोहर लाल खट्टर जी, राज्यपाल महोदय श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी, केंद्र में मेरे साथी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, मेरा विभाग में सहमंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी और स्थानीय आपका प्रतिनिधि फरीदाबाद का केंद्र मंत्रिमंडल में सक्रिय सदस्य श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा मंत्रिमंडल में सभी सदस्यगण और इस भारी संख्या में आए हुए फरीदाबाद और अन्य इलाका हरियाणा से आए हुए सभी बहनों और भाइयों, मैं सबको सादर नमस्कार करना चाहता हूं और सबको हरियाणा में मेट्रो प्रवेश के संदर्भ में सबको शुभकामना और अभिनंदन देना चाहता हूं। एक ऐतिहासिक घटना है। आज अधिकारी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन और हरियाणा मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन और मेरे विभाग का सभी अधिकारी भी यहाँ है। ट्रायल रन हो चुका है। आज हमारा प्रधानमंत्री जी का कर कमलों से इसका बद्रपुर से फरीदाबाद तक इसका विस्तार करने का, एक्सपेंशन का काम का आज शुभारंभ होगा और थोड़ी दिनों में इसके बाद यहाँ से वल्लभगढ़ तक जाने के लिए भी मेट्रो काम
हम पूरा करेंगे, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। मित्रों, हमारा प्रधानमंत्री जब से आए पूरा दुनिया भारत के ओर देख रहे। प्रधानमंत्री जी के कारण से पूरा दुनिया में भारत का पहचान और भारत का प्रतिष्ठा बढ़ गया। मैं अभी अभी सुन रहे थे, यहाँ आए तो स्वाभाविक रूप में लोग कह रहे मोदी मोदी मोदी। ये केवल हरियाणा में, फरीदाबाद में, करनाल में नहीं तो गुड़गांव में नहीं, पूरा दुनिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, चाइना में, जर्मनी में, जापान में, जहां भी जाए लोग कह रहे मोदी 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 मोदी। क्यों क्यों? कारण क्या है? मोदी जी के पीछे भारत को पूरा दुनिया में जो रह रहे लोग, वो सब लोग सराहना कर रहे। एक नया उत्साह, नया उमंग भारत में पैदा हुआ है। प्रगति शीघ्र गति आगे बढ़ेगा ऐसा लोगों में विश्वास है, इसलिए लोगों ने हमको मैंडेट दिया है। मित्रों, मेट्रो एक्सपेंशन का जो काम है, इसके पहले मैं 2 शब्द कहूंगा। जो पुराना बात बहुत सालों से जो पेंडिंग है, वो सभी समस्याओं का एक ऐतिहासिक निर्णय करना प्रधानमंत्री एक के बाद एक करते रहा। नंबर 1, आप लोगों ने भी देखा होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 25 साल से हम चर्चा कर रहे थे, समाधान नहीं हो पाया। मगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहली राउंड में ही नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का निर्णय पार्लियामेंट ने किया है। दूसरा निर्णय आपने भी देखा होगा, बांग्लादेश और भारत के बीच में वहां का बॉर्डर जमीन बदलाने का संबंध में 1974 में इंदिरा जी और मुजीब जी के बीच में उस समय एग्रीमेंट हुआ। 74 में, 74 से अभी 2015 तक 30 साल हो गया। 30 साल के बाद श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सबसे सलाह मशवरा करके इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का भी पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पारित करवाया हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कल आप लोगों ने देखा, 40 साल से लोग चर्चा कर रहे, देश का सुरक्षा करने वाले हमारा भाई अपना परिवार को छोड़ के जो सीमा में काम कर रहे, ऐसी महानुभावों का, लोगों का, उनका मांग था 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए। पुराना सरकारों के जमाने में इसके बारे में चर्चा होते रहा और जाते जाते कांग्रेस पार्टी ने कहा 500 करोड़ देंगे। 500 से क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आया, 2500 करोड़ होगा खर्चा मैक्सिमम। मगर जब विषय सामने आया, प्रधानमंत्री ने गहराई से इसको अध्ययन करने के लिए वित्त मंत्री को और रक्षा मंत्री को, आपका इंद्रजीत सिंह को सबको कहा है। उसके बाद अध्ययन होने के बाद ये मालूम पड़ा 8,000 से 10,000 करोड़ खर्चा होने वाले हैं। फिर भी प्रधानमंत्री ने देश के हित में, फौज के हित में और पूर्व सैनानी के हित में ये ऐतिहासिक निर्णय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल निर्णय करवाया और घोषित हो गया। देश में लोग सब इसको स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसी मित्रों, हर एक स्तर पर भारत को विकसित देश बनाने के लिए पूरा प्रयास चल रहे हैं। देश में बैंक अकाउंट 50% लोग के पास नहीं था। प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लेके जन धन योजना, हर एक व्यक्ति के लिए बैंक में खाता होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री का आदेश। 5 महीने में 17 करोड़ बैंक अकाउंट पूरा देशवासियों ने, हरियाणा सहित सबने ये करके दिखाया। और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम इंडिया में है नहीं, सोशल वेलफेयर है, इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मगर प्रधानमंत्री ने जन सुरक्षा बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा बैंक योजना, ये सभी सामाजिक कमजोर वर्गों के लिए मदद करने के लिए, गरीब लोगों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ऐसा बहुत कुछ सरकार कर रहे। मैं चाहता हूं हम सब लोग साथ देते रहे नरेंद्र मोदी जी को और देश का विकास के रास्ते पर और तेजी से आगे ले जाने के लिए जो समय आपने दिया, वो समय में वो काम पूरा करके दिखाएंगे। ये कैपेसिटी मोदी जी में है। मोदी माने, लोग कहते मोदी माने मेकर ऑफ डेवलप्ड इंडिया, MODI, that is Narendra Modi. That is the slogan of the people of India. Because people like him for his dynamism, discipline, dedication, character, caliber, capacity, conduct, discipline, dynamism, devotion, all in one. That is Narendra Modi. That is the feeling of the mass of the country. मित्रों, आप लोग देख रहे हैं जिस आज के संदर्भ में ये मेट्रो, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बढ़िया काम कर रहे हैं। आज का युग में मेट्रो एक फ्लेवर ऑफ द सीजन है। दिल्ली मेट्रो आज का इस विस्तार के संदर्भ में 200 किलोमीटर का नेटवर्क आज पूरा हो रहा है। सुबह अवसर पर मैं आपको इससे शेयर करना चाहता हूं। और मित्रों, इसके साथ पूरा देश में 300 किलोमीटर मेट्रो
ऑपरेशन हो रहे हैं, इस पे केवल दिल्ली में 200 किलोमीटर मेट्रो ऑपरेशन चल रहे हैं। और साथ ही साथ मित्रों 610 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन पूरा देश में चल रहा है। और आने वाले दिनों में दिल्ली के साथ बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई, लाइन 3, नागपुर, रैपिड मेट्रो, बाद में प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा गुरुग्राम में, अहमदाबाद में, मुंबई में मोनो रेल फेज 2, चेन्नई में फेज 2, और इसके साथ ही साथ और एक 620 किलोमीटर नया मेट्रो लाइन्स भी प्लानिंग में एडवांस स्टेज में है। हम पूरा करेंगे सब लोग। कारण क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। फरीदाबाद एक महत्वपूर्ण शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रियल हब है, इसलिए फरीदाबाद को जोड़ना बहुत जरूरी है। अंदाजा है जो दिल्ली से फरीदाबाद जोड़ने के कारण हर एक दिन 2 लाख पैसेंजर्स का संख्या बढ़ेगा। फरीदाबाद का विकास और तेजी से होगा। और साथ ही साथ आसपास में जो इलाका है उस इलाका का भी ऑलरेडी फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का घोषणा किया है। करनाल भी स्मार्ट सिटी है। गुरुग्राम के बारे में चर्चा चल रही है। मैं चाहता हूं लोग साथ दे और यहाँ का स्थानीय इकाई के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कॉर्पोरेशन के साथ हम सब लोग मिलकर ये फरीदाबाद को एक सुंदर शहर बनाने के लिए सब लोग प्रयास करना चाहिए। मित्रों, इसके साथ और एक विषय बता के मैं समाप्त करूंगा। जो 9 स्टेशन बनाया रास्ते पे, इंडिया में रिकॉर्ड है। ये 9 स्टेशन इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के द्वारा ये 9 स्टेशन बनाया। मैं आते समय मेट्रो अधिकारियों को कहा, मेट्रो रेल से उतरते ही तुरंत रेलवे स्टेशन जाने के लिए भी एक वॉकरेटर, एक स्काई वॉक का व्यवस्था होगा। इसके कारण से रेल से आने वाले लोग भी तुरंत आके मेट्रो में बैठ के अपना इलाके में जा सकते हैं जहां भी जाना है। तो ये व्यवस्था भी आने वाले दिनों में हो जाएगा। मित्रों, इसके लिए 2490 करोड़ का खर्चा हुआ। इस प्रोजेक्ट के लिए 2490 हजार करोड़ का खर्चा हुआ। और आने वाले दिनों में फरीदाबाद टू वल्लभगढ़ 3.2 किलोमीटर का लाइन का भी हम लोग निर्माण करेंगे। और मित्रों, बहुत शहरों को 20 शहरों को यहां अमृत के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हरियाणा में 20 शहरों को विकास होगा। केंद्र उनके लिए पूरा पैसा समर्थन करेगा और प्रदेश और केंद्र दोनों मिलकर इन शहरों को भी हम आगे ले जाएंगे। मित्रों, इसके साथ ही साथ मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री ने तय किया 2022 तक हर एक नागरिक को, हर एक परिवार को पक्का मकान होना चाहिए। प्रधानमंत्री का उन्होंने एक लक्ष्य दिया हमारा मंत्रालय को। इसलिए केवल मेट्रो नहीं, केवल स्मार्ट सिटी नहीं, केवल अमृत सिटी नहीं, मगर सबके लिए मकान का व्यवस्था भी केंद्र सरकार करने के लिए वचनबद्ध है। मैं चाहता हूं प्रदेश और केंद्र हम दोनों मिलकर टीम इंडिया के रूप में इस विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे। आप सब लोग भी श्री मनोहर लाल जी को, यहाँ जो मुख्यमंत्री है, उनका मंत्रिमंडल को भी आप साथ देके और साथ ही साथ केंद्र को साथ देके ये विकास का जो रथ चला इसको तेजी से और आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। सबको नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी, माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, माननीय केंद्रीय योजना एवं रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, माननीय केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो जी, आदरणीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद भाई कृष्णपाल गुर्जर जी, सभी हरियाणा सरकार में मेरे मंत्री साथीगण, सभी यहाँ पधारे सांसदगण, विधायकगण और इस सभा में उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि आज हम प्रधानमंत्री जी के इस आगमन को, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के इस आगमन को
भगवान कृष्ण की इस धरती पर काल और स्थान दोनों के हिसाब से हम यहाँ मानते हैं कि आज सिही गांव का वो स्थान जहाँ कृष्ण भक्ति की अविरल धारा बहाने वाले महाकवि सूरदास जी का जो जन्म सिही गांव, उसी के किनारे पर आज हम सभा में कर रहे हैं। और कल रात्रि को ही हमने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का जो पर्व मनाया है। आज का ये अवसर एक ऐसा अवसर जिस पर मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपका ये हरियाणा में इस पिछले वर्ष भर के अंदर तीसरा हमारे यहाँ ये आगमन हो रहा है। और मैं वर्ष भर का यदि हिसाब लगाता हूं तो ये तीसरा ही आगमन नहीं, बहुत निकट भविष्य में अगले आने वाले 15 दिनों के अंदर आप हमारी राजधानी चंडीगढ़ में भी आने वाले हैं। और 18 तारीख को आप हमारे सोनीपत जिले के कुंडली मानेसर का जो हमारा हाईवे है उसका उद्घाटन करने के लिए भी आप पधार रहे हैं। एक वर्ष में प्रधानमंत्री यानी लगभग 13 महीने में 5 बार हमारे यहाँ आ रहे हैं। मैं विशेष तौर पर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे हरियाणा को एक प्रकार से अपना रखा है, गोद ले रखा है, इस मायने में कि हमारे प्रदेश के 4 मंत्री प्रत्यक्ष रूप से और 3 मंत्री परोक्ष रूप से अपने मंत्रिमंडल में लिए हुए हैं। 7 मंत्री एक छोटे से प्रदेश में से आपने अपनी टीम में लिए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद या आभार प्रकट करता हूं। 19 अगस्त को आप कैथल में आए थे। नेशनल हाईवे नंबर 152 जो 166 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग, उसका चौड़ाकरण करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए आपने नींव का पत्थर रखा, उसमें उसका शिलान्यास किया। और फिर 22 जनवरी को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अभियान आपने शुभारंभ किया, जिसके हरियाणा में बहुत ही एक सार्थक परिणाम निकल रहे हैं। और मैं मानता हूं हमारी जो अभी तक की जो भी कोई कमी रही होगी इस जेंडर रेशो में, हम इसको बहुत जल्दी इसको एक समान रेशो अथवा समान के निकट लाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। आपने उस दिन सुकन्या समृद्धि योजना इसका भी उद्घाटन किया। और आज बदरपुर से मुजफ्फर की ये जो मेट्रो रेल लाइन है इसका आपने अभी उद्घाटन करेंगे। और हमारे यहाँ फरीदाबाद के लगभग 2 लाख यात्री दैनिक यहाँ से राजधानी को आने जाने का अपना लाभ ले सकेंगे। आज मैं अपने प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता, अपने प्रदेश सरकार और अपनी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, फरीदाबाद नगर ये 1607 में संत बाबा फरीद ने बसाया था। और उसके बाद यहाँ एक देश की आज़ादी के बाद न्यू एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप इसको बनाया गया। पार्टीशन के बाद बहुत से लोग यहाँ आकर के उन्होंने अपना सहारा लिया। और ये दशकों से जो पिछली सरकार की नीतियाँ थी, जो इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित हुआ था, जितनी प्रगति यहाँ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। लेकिन मैं मानता हूँ आज आपके आने के बाद, और आप एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश को जो एक साल में 5-5 बार दौरा कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए फरीदाबाद जैसे शहर में जो दिल्ली से मात्र 1 घंटे के स्थान पर है, बड़ा औद्योगिक नगर रहा है। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री यहाँ सन 1992 में आए थे। 23 साल बाद आज आप आए हैं। आप सारे दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, आप पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। और हरियाणा के इन दौरों का लगातार आपका आना है। मैं मानता हूँ कि हमारे प्रदेश के लिए इन सब आगमनों का जितनी बार भी आप हमें आएंगे हमारे लिए लाभदायक होगा। हमें आपने फरीदाबाद स्मार्ट सिटी इस नाते से दिया है, तो स्मार्ट सिटी बनने के बाद निश्चित रूप से फरीदाबाद का विकास जो अभी तक रुका हुआ था वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, होगा। प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ फरीदाबाद से और गुड़गांव 2 बड़े शहर हैं। इन दोनों बड़े शहरों में भी जैसे ही महरौली से बदरपुर की लाइन बनेगी तो इसका सीधा संपर्क भी बनेगा। इसलिए गुड़गांव और दोनों फरीदाबाद बड़े नगर, इनका जुड़ना ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते केंद्र सरकार की योजनाओं में हमने पिछले दिनों में 10 महीनों में 924 किलोमीटर लंबे 9 राष्ट्रीय राजमार्ग की जो मंजूरी मिली है, उसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। और हरियाणा की जनता इसका पूरा लाभ उठाएगी। हमने रेल बजट में भी जो आपने हमारे लिए 1074 करोड़ रुपए की 3 नई परियोजनाएं
जो सैंक्शन की हैं उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वर्षों से केएमपी रोड कुंडली मानेसर पलवल, ये जो पिछली सरकार के कारण से, उनके नीतियों के कारण से जो उलझी पड़ी थी, हमने आते ही उसको सुप्रीम कोर्ट से क्लियर कराया है। उसका काम चालू हो गया है। अगले 2.5 वर्ष में जैसे ही वो केएमपी का मार्ग पूरा होगा, इससे भी हमारा उद्योग, इसको बहुत लाभ होगा। इसका काम हमने प्रारंभ करा दिया है। हमारी ये मेट्रो लाइन YMCA, जहां आज मजेस्टर, यहां से बल्लभगढ़ तक की जो मेट्रो लाइन, इसका काम भी शुरू हो चुका है। बल्लभगढ़ भी एक ऐतिहासिक नगरी है। उस रेल लाइन के, उस मेट्रो लाइन के बनने के बाद फरीदाबाद बल्लभगढ़ का चौतरफा विकास और भी होगा। दिल्ली मेट्रो को गुड़गांव में हुडा सिटी सेंटर से सोना रोड तक का विस्तार, और इसी प्रकार बहादुरगढ़ तक का विस्तार, कुंडली तक का विस्तार, ये अगली परियोजनाएं हैं मेट्रो की जो हरियाणा में आगे बढ़ रही हैं। इन सब परियोजनाओं से हरियाणा में उद्योग और निवेश, इसका वातावरण अच्छा बना है। हम लोगों ने अभी अपनी एक उद्यम पॉलिसी 2015 जो घोषित की है, उसमें बहुत से क्षेत्र जहां अभी तक उद्योग विकसित नहीं थे, ऐसे सब बैकवर्ड एरियाज में हम लोगों ने वहां के लिए उद्यमियों को नए नए रियायतें घोषित की हैं, और उन रियायतों के आधार पर अब विकास किसी एक जिले या एक कोने में नहीं होगा, बल्कि इसका विस्तार सारे प्रदेश में सम्यक तरीके से विकास होगा। ऐसा हमने अपनी योजना बनाई है। इस उद्यम नीति को घोषित करने के बाद हम लोगों ने अपना एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल ये लेकर मैं स्वयं, हमारे उद्योग मंत्री कनाडा, अमेरिका, ये 8 दिन का टूर करके आए हैं। और इस 8 दिनों में वहाँ के निवेशकों ने, वहाँ के उद्यमियों ने बहुत रुचि दिखाई है। आपके ओजस्वी नेतृत्व के कारण से भारत का स्थान उन दोनों देशों में हमने महसूस किया कि बहुत ही एक आर्थिक भविष्य को लेकर के वहाँ एक बहुत बड़ा लोगों में विश्वसनीयता बढ़ी है। वे आश्वस्त हैं और हम भी आश्वस्त हैं कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ आकर के और निवेश करेंगे। लगभग 10,000 करोड़ का विदेशी निवेश, इस निवेश के बाद हमको 40,000 लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे। ऐसी इस नीति के माध्यम से, इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम करेंगे। एक जानकारी वो इस रूम में आप सब लोगों को भी बताना चाहूंगा कि हम जनवरी महीने में अपने यहाँ एक इन्वेस्टमेंट समिट करने जा रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से हम अपने यहाँ 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 4 लाख लोगों का रोजगार, ये योजना हमारी सरकार की ओर से बनाई जा रही है, जिससे हरियाणा में रोजगार के नाते से हम लोग इस काम को करेंगे। डिजिटल इंडिया को लेकर डिजिटल हरियाणा, इस सेवाओं में भी हम लोग हरियाणा की जनता को सरकार आपके द्वार, इस योजना के अंतर्गत हम नीचे तक उन सेवाओं को ले जा सके, ये सब हम काम कर रहे हैं। मेरा कहने का भाव है, आपके कुशल मार्गदर्शन में हम लोग हरियाणा में समान विकास, गरीब से गरीब तक व्यवस्थाएं, उनका लाभ, केंद्र की योजनाओं का लाभ मिले, प्रदेश की योजनाओं का लाभ मिले, इसकी स्थापना करने का संकल्प, इसको हम अमली जामा पहनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से बटन दबाकर शिला पट्टिका का अनावरण करने की कृपा करें। बदरपुर फरीदाबाद मेट्रो लाइन के उद्घाटन का विवरण इसी शिला पट्टिका पर अंकित है। मंच के दाहिनी तरफ ये शिला पट्टिका है, आप सब देख सकते हैं। आपकी बाईं तरफ मंच के बिल्कुल साथ आप सबकी तरफ से एक बार करतल ध्वनि से अपनी खुशी को जरूर अभिव्यक्त करें। यह हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रतीक रूप में सेरेमोनियल फ्लैग दिखाकर इस मेट्रो सेवा और मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ करेंगे अपने कर कमलों से। इसी मंच से आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में एक बार इस खुशी को आइए महसूस करें करतल ध्वनि के साथ। फरीदाबाद के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए आज बहुत गौरव भरा क्षण और दिवस है। और इस समय सेरेमोनियल फ्लैग के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय इस सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की इस कृपा के लिए, उनके स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार। और अब मैं निवेदन करूंगा डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह जी से कि वे
प्रधानमंत्री महोदय को आभार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। आप सबकी तरफ से इस आभार में आप सबकी तालियों की गूंज जो है शामिल होनी चाहिए। वो अभिनंदन जो प्रधानमंत्री महोदय का है, मेट्रो कोच का एक मॉडल है जो स्मृति चिन्ह के रूप में प्रधानमंत्री महोदय को प्रदान किया जा रहा है। और अब मैं प्रार्थना करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने उद्बोधन से, अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मंच पर विराजमान राज्यपाल महोदय श्रीमान कप्तान सिंह जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, केंद्र में मंत्री परिषद के हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान वेंकैया जी नायडू, केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री और इसी भूमि के संतान श्री किशनपाल गुर्जर जी, केंद्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी, विधायक श्रीमान सुभाष जी, श्री विपुल गोयल जी, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, मूलचंद शर्मा जी, टेकचंद शर्मा जी और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि मोदी जी इतनी बार हरियाणा में आए और 11 तारीख को भी आने वाले हैं, 18 तारीख को भी आने वाले हैं। आप सबको मालूम है हरियाणा मेरा दूसरा घर है। गुजरात छोड़ने के बाद मैंने वर्षों तक हरियाणा में ही अपना जीवन बिताया। यहां के हर गांव, हर गली मोहल्ले से परिचित हूं, तो मुझे हरियाणा आने का मन करेगा कि नहीं करेगा? आपके प्यार को मैं कभी भुला सकता हूं क्या? तो आपका प्यार है जो मुझे बार बार खींच के ले आता है। और मैंने हरियाणा को कहा था, पहले दिन से कह रहा हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, मैं विकास करके ब्याज समेत लौटाऊंगा, ये मैं कह रहा हूं। भाइयों बहनों, चुनाव आते हैं जाते हैं, राजनीति अपनी जगह पे चलती रहती है, वो लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन देश सिर्फ राजनीति से नहीं चलता है, देश राष्ट्र नीति से चलता है। देश विवादों से नहीं बढ़ता है, देश संवाद से बढ़ता है। हमारी समस्याओं का समाधान अगर उसका कोई एक उपाय है,
अगर उसकी कोई एक जड़ी बूटी है तो जड़ी बूटी का नाम विकास है। विकास विकास होगा तो नौजवान को रोजगार मिलेगा, विकास होगा तो किसान को अपनी फसल का पूरा दाम मिलेगा, विकास होगा तो गरीब से गरीब बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलेगी, विकास होगा तो गांव के गरीब हो, वयोवृद्ध तपोवृद्ध लोग हो, उनको आरोग्य की सुविधाएं उपलब्ध होगी, गरीब को रहने के लिए घर मिलेगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम एक ही बिंदु पर काम कर रहे हैं। जब से आपने हमें जिम्मेवारी दी है, हमारा एक ही मंत्र है, एक ही मकसद है, एक ही मार्ग है, एक ही मंजिल है और उसका नाम है विकास। आप मुझे बताइए, आपको विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छे रास्ते चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छे स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छे अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? इस देश को यही चाहिए और इसलिए ये सरकार इन्हीं बिंदुओं पर अपनी ताकत लगा रही है। अच्छा होता ये काम पिछले 60 साल में पूरे हो गए होते, देश ऊंचाइयों को पार कर लिया होता, लेकिन बहुत सारे काम अधूरे हैं। और अधूरे हैं इसलिए पुरानी सरकारों को आलोचना करके, उनकी टीका टिप्पणी करके मैं रुक जाऊं, वो उचित नहीं है। इस सरकार का जिम्मेवारी है कि हम समस्याओं के समाधान खोजें, विकास के नए नए उपाय खोजें और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। पिछले दिनों आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में एक आर्थिक संकट पैदा हुआ। मजबूत से मजबूत आर्थिक नींव पर खड़े हुए देश हिल गए और तूफान इतना भयंकर था कि उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल था। इतनी बड़ी आंधी तेज आई थी, लेकिन सारे दुनिया के आर्थिक पंडितों का कहना है कि इतनी भयंकर आर्थिक मंदी के बीच, इतने भयंकर आर्थिक तूफानों के बीच कोई एक देश बराबर अगर खड़ा रहा, टिका रहा, उस देश का नाम हिंदुस्तान है मेरे भाई। और यही बताता है कि पिछले 15 महीनों में सरकार ने जो रास्ता अपनाया है, जिन नीतियों को लागू किया है, आज उसका परिणाम नजर आ रहा है कि इसकी इतनी बड़ी आंधी के बावजूद भी हिंदुस्तान आर्थिक धरातल पर टिका रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, सिर्फ टिके रहे हैं, इससे संतोष मानना ये हमें मंजूर नहीं है। इतने बड़ी आंधी में, तूफान में टिक गए, अच्छी बात है, लेकिन हमें जहां टिके हैं वहां रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का रास्ता 125 करोड़ देशवासियों का साथ और सहयोग है। आगे बढ़ने का रास्ता सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। आगे बढ़ने का रास्ता लोकतांत्रिक मार्ग है। और अगर हमें विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी। रोड हो,
रेल हो, सामान्य नागरिक की सुविधा की व्यवस्थाएं हो, ये जब तक हम निर्माण नहीं करेंगे, विकास के फल नीचे तक नहीं पहुंचेंगे। और इसलिए ये सरकार का मकसद है कि 2022 जब हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाएगा, वो आजादी के 75 साल कैसे हो? क्या हम सपना लेकर के नहीं चल सकते कि आजादी के 75 साल जब मनाएंगे, आजादी के दीवानों को जब अंजलि देंगे, आजादी के लिए शहीद हुए महापुरुषों का पुण्य स्मरण करेंगे, उस समय कम से कम एक काम तो पूरा कर ले। इस देश में कोई गरीब ऐसा न हो जिसको अपना घर न हो। हर गरीब को भी अपना घर मिले। काम बहुत बड़ा है। दुनिया के कुछ देशों की आबादी से भी ज्यादा मकान बनाने पड़ेंगे, लेकिन भाइयों बहनों, कठिन काम भी हमें हाथ में लेने हैं और उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे वेंकैया जी नायडू शहरी विकास मंत्री के नाते एक ऐसी योजना उन्होंने देश के सामने रखी है जिसके कारण शहरी गरीबों के लिए मकानों को सुविधा उपलब्ध हो, नए मकान बने, गरीब के लिए बने, सस्ते बने, अच्छे बने, और घर भी वो हो जिसके नल में जल हो, बिजली हो, नजदीक में स्कूल हो, एक परिवार सुख शांति से रह सके, ऐसा घर हो। हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी लगे हैं ये ग्रामीण विकास मंत्रालय को लेकर के गांव में जो गरीब है उन गरीबों को रहने के लिए अपना घर मिले, योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ शहरी विकास, एक तरफ ग्रामीण विकास, गरीब शहर का हो या गरीब गांव का हो, हर किसी को रहने के लिए घर मिले, इसके लिए बहुत बड़ा काम हमने सर पे उठाया। भाइयों बहनों, आज यहां मेट्रो रेल का लोकार्पण हो रहा है। अब हरियाणा भी गर्व के साथ दुनिया में कहेगा कि हमारे पास मेट्रो रेलवे है। हरियाणा ने दिल्ली के टूरिस्टों को आकर्षित करने की सबसे बड़ी ताकत अगर किसी में है तो हरियाणा में है। वीकेंड टूरिस्टों को आकर्षित करने की ताकत है तो हरियाणा में है। और मेट्रो की सुविधा हो जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में दिल्ली से लोग वीकेंड मनाने के लिए हरियाणा की ओर चले जाएंगे और हरियाणा के नौजवानों को रोजी रोटी का प्रबंध हो जाएगा। ये मेट्रो सिर्फ आने जाने का कारोबार ऐसा नहीं है। अब मेट्रो सिर्फ पहले बस में जाना पड़ता था, कार लेके जाना पड़ता था, ट्रैफिक जाम हो जाता था, अब जल्दी पहुंचा जाता था। इतना ही नहीं है, इनसे पूरी इकोनॉमी ड्राइव होती है, पूरे आर्थिक जीवन को एक गति मिलती है। और इसलिए ये रैली का नाम भी गति प्रगति रैली रखा गया है। गति भी हो, प्रगति भी हो, और तेज गति से प्रगति हो, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास हो रहा है। करीब करीब 2,500 करोड़ रुपया की लागत से ये प्रोजेक्ट यहां पूरा हुआ है। लेकिन मैं आज हरियाणा के मेरे भाइयों बहनों को एक और नजराना भी देना चाहता हूं। ये मेट्रो यहीं से लौट नहीं जाएगी, हम बल्लभगढ़ तक जाएंगे। आने वाले दिनों में बल्लभगढ़ के लिए काम शुरू हो जाएगा। 600-700 करोड़ रुपए की और लागत लगेगी, लेकिन हरियाणा के एक
महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ने का काम होगा। फरीदाबाद मेरे लिए नया नहीं है, मैं कभी यहां स्कूटर पर आया करता था। ये मैंने फरीदाबाद को पनपते हुए देखा है। ये एशिया में 9वें नंबर पर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट वाला ये फरीदाबाद शहर है। अब फरीदाबाद एक लघु हिंदुस्तान बन गया है। हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जिसके लोग फरीदाबाद में रहते न हो। एक प्रकार का लघु भारत बन गया। इस फरीदाबाद का विकास भी वैसा ही होना चाहिए। ये मेट्रो ट्रेन के आरंभ से वो एक नया विकास का मार्ग भी खुल जाता है। और मैं श्रीमान वेंकैया जी को एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। उनका विभाग इस काम को देखता है, सारे दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि ये मेट्रो का जो लाइन है एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यहां के स्टेशनों पर सोलार पैनल लगे हुए हैं और करीब करीब 2 मेगावाट बिजली सूर्य शक्ति से पैदा करते हैं और सारी व्यवस्था में उसी बिजली का उपयोग किया जाता है। मेट्रो का एक ट्रैक सोलार पैनलों से भरा हुआ हो, ये दुनिया के लिए भी एक आकर्षण का कारण है। आने वाले दिनों में ग्रीन रेलवे स्टेशन कैसे बने, एनवायरमेंट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कैसे बने, उस दिशा में भी मेट्रो की तरफ से एक सफलतापूर्वक अभियान चलाया जा रहा है। और आज जब पूरी विश्व ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंतित है, क्लाइमेट चेंज के कारण चिंतित है, हमारी एक छोटी सी इकाई मेट्रो वे भी दुनिया की मदद करने के लिए ग्रीन मूवमेंट में अपना सहयोग दे रही है। और इसलिए वेंकैया जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनका साधुवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये हरियाणा की धरती ऐसी है। कल हमने श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और जब श्री कृष्ण को याद करते हैं तो सिर्फ द्वारिका की नगरी याद नहीं आती है, कुरुक्षेत्र भी तुरंत याद आता है। पूरा हरियाणा एक प्रकार से इन महापुरुषों की छाया में पला बढ़ा हुआ है। सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहीं से पास में गांव सिही सूरदास जी की जन्मभूमि, यही तो हमारी विशेषता, ये हमारी ताकत है। और उन्हीं से महापुरुषों के आशीर्वाद लेकर के हम हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार का अभिनंदन करता हूं, श्रीमान मनोहर लाल जी का विशेष रूप से और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि जिस हरियाणा को बेटियों की भ्रूण हत्या के लिए पहचाना जाता था, वो हरियाणा आज बेटी बचाने के लिए पहचाने जाने लगा है। ये छोटा सा निर्णय परिवर्तन नहीं है, ये छोटा सा मूवमेंट नहीं है। कितना कठिन काम होता है मुझे अंदाज है, लेकिन हरियाणा के राज्य सरकार ने, यहां के राजनीतिक नेताओं ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और बेटी बचाने का जो अभियान चलाया है, और पूरे हिंदुस्तान का बेटी बचाने का अभियान का प्रारंभ भी इसी हरियाणा की धरती से हुआ। मैं जानता हूं मनोहर लाल जी हमारे बड़े परिश्रमी नेता हैं। मेहनत करने में शायद कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने सालों तक उनके साथ काम किया और वे हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल होंगे। हरियाणा की आशा आकांक्षाओं को वो पूरा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आने वाले दिनों में हमारे देश में हम हमारे शहरों का रंग रूप बदलना चाहते हैं, चेहरा बदलना चाहते हैं, उसके फेफड़ों को नई ताकत देना चाहते हैं।
आज हमारे शहरों के फेफड़े भी बीमार हो गए। ग्रीनरी नहीं बची है, अपनी मर्जी से वो बढ़ता गया है। वेंकैया जी के नेतृत्व में जो स्मार्ट सिटी का अभियान चला है, उस स्मार्ट सिटी में फरीदाबाद का भी नाम है। लेकिन कुछ लोगों को लगता होगा कि अब सरकार ने स्मार्ट सिटी कह दिया तो स्मार्ट सिटी बन गया। भाइयों बहनों, आपको पता होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि इस बात की घर घर चर्चा होनी चाहिए, हर बार चर्चा होनी चाहिए कि ये अभी तो फरीदाबाद की एंट्री हुई है कंपटीशन के अंदर। पहली मैच उसने जीत लिया है, पहली मैच जीत करके उसने एंट्री पा ली है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए यहां के सभी नागरिकों ने तय करना पड़ेगा कि हमें फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना है। कानून में ये परिवर्तन करना पड़ेगा तो करना है, हमें ये डिसिप्लिन लानी है तो लानी है, हमें स्वच्छता रखनी है तो रखनी है। ये जब तक हम नहीं करेंगे, ये स्मार्ट सिटी की स्पर्धा आप जीत नहीं पाओगे। उसके कुछ नॉर्म्स है, पैरामीटर है। मैं चाहता हूं एक जागृति का माहौल बने पूरे देश में। ये 100 शहर पूरे हिंदुस्तान में जो पहली मैच जीत करके आए हैं, क्योंकि स्पर्धा से तय हुआ है, पहली स्पर्धा में वो जीत गए हैं। लेकिन आगे जैसे जैसे जाओगे स्पर्धा कठिन होती जाने वाली है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हरियाणा के दोनों शहर ये स्पर्धा जीतेंगे और देश में स्मार्ट सिटी बनाने का यश हरियाणा प्राप्त करेगा। मैं आपको निमंत्रित करता हूं, मैं आपको चैलेंज भी करता हूं कि इस चैलेंज रूट का स्वीकार कीजिए। सरकार ने जितने पैरामीटर तय किए हैं उन पैरामीटर को गले लगाइए। पूरे फरीदाबाद का एक एक घर, एक एक नागरिक स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लेना चाहिए, तब जाकर के स्मार्ट सिटी बना पाएंगे। और इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं, भाइयों बहनों, ये हरियाणा की धरती वीरों की धरती है, ये हरियाणा की धरती जवानों की धरती है, ये हरियाणा की धरती देश के लिए मर मिटने वालों की धरती है। प्रधानमंत्री बनने से पहले मेरा पहला कार्यक्रम, जब मेरी पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए घोषित किया, तो 13 सितंबर को रेवाड़ी में मैं आया था और पहला मेरा कार्यक्रम था पूर्व सैनिकों का बहुत बड़ा जमावड़ा में मैं आया था। और उस समय मैंने 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही थी, याद है? कही थी, याद है? OROP की बात कही थी, याद है? भाइयों बहनों, ये मामला 42 साल से लटका हुआ था, 42 साल से। 4 दशक इतनी सरकारें आके गई, लेकिन इस समस्या का समाधान किसी को हाथ नहीं लगता। लिप सिंपैथी सब दूर सब सरकारों ने व्यक्त की थी, लेकिन ये मामला अति कठिन है। उसका प्रभाव पता नहीं कहां कहां पड़ सकता है, आने वाले दिनों में क्या क्या संकट आ सकते हैं। लेकिन मेरे देश के जवानों, हमने वादा किया और हम वादा निभा रहे। आपको मालूम है, पहले वाली सरकार के लिए OROP क्या था? 500 करोड़ रुपए का कार्यक्रम था, 500 करोड़ रुपए का। तो हमें भी लगा अभी 500 है तो चलो 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, कर लो, क्या है। लेकिन जब हम गिनती करने के लिए बैठे तो हर रोज नई चीज आने लगी, हर रोज नई चीज आने लगी। कोश्यारी कमेटी, जिसका हमारे जवान बार बार उल्लेख करते हैं, उसको हमने देखा। उसने क्या कहा है? उसने तो 300 करोड़ से भी कम कहा।
उसने कहा 300 करोड़ से कम रुपया लग जाएगा तो हो जाएगा। सारी सरकार भ्रमित, बैठे हुए अफसर भ्रमित, सेना के जवानों की बातें भी ऐसी, हर कोई उलझा हुआ था। पिछले कई दिनों से मैं लगातार एक तार को खोलता गया, चीजों को ठीक करता गया और हिसाब लगाता गया। भाइयों बहनों, ये ओआरओपी 500 करोड़ में होने वाला खेल नहीं है। ये ओआरओपी 300 करोड़ रुपए में पूरा होने वाला काम नहीं है। जब हिसाब लगाया तो हिसाब बनता है 8 से 10,000 करोड़ रुपए का। 8 से 10,000 करोड़ रुपया। मेरी सरकार बनी 26 मई 2014 को और मेरा दायित्व बनता है 26 मई 2014 से। ये जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो देश की जनता को और बास खस के हमारे जवानों को भ्रमित करने का पाप करते रहे। 26 मई को इस सरकार का जन्म हुआ, उसी दिन से हमने काम चालू किया और कल हमने घोषणा की तो भी सरकार बनने के तुरंत बाद 1 जुलाई गिनने के लिए उचित रहती है, तो हमने 1 जुलाई से लागू करने का निर्णय कर दिया। भाई मैं जानता हूं देश के फौज में 80-90% लोग कौन होते हैं। हमारी फौज में 80-90% वो जवान होते हैं जो छोटे छोटे पद पर होते हैं, कंधे पर बंदूक उठा करके जो दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। सबसे पहले जान की बाजी वो लगा देते हैं। लेकिन सेना की आयु कम हो इसलिए उनको 15 साल के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है, 17 साल के बाद छोड़नी पड़ती है, 20 साल के बाद छोड़नी पड़ती है।